आपके बाल गिर रहे हैं और आप उनका इलाज करवा करवा के तंग आ गए हैं, दवाइयाँ खा खा के तंग आ गए हैं, तो आपको घरेलू टोटकों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी आप चाहते हैं कि आपको और इलाज के बारे में गाइड किया जाए कि कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है। तो आज हम लोग सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे, जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहबाज अली है और मैं एक कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। करंटली मैं जो है हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे आप मेरे साथ इनके मुताल्लिक और हेयर्स के मुताल्लिक जो आपके मामलात हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप लोग अपने बालों के गिरने की वजह से परेशान हैं, आपने घरेलू टोटके इस्तेमाल कर लिए हैं, आपने वाइटामिन यूज़ कर लिए हैं, स्प्रेज यूज़ कर लिए हैं, तो उसके बाद हम कौन कौन सी है ट्रीटमेंट्स की तरफ जा सकते हैं, आज मैं उसके बारे में करूँगा। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो कि सबसे कॉमन है और हर क्लिनिक आजकल ऑफर कर रहा है, वो है जी PRP। PRP स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये हमारे अपने ही खून से बनाया जाता है। ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, स्पिन किया जाता है। स्पिन करने के बाद उसमें से प्लेटलेट्स को सेग्रीगेट किया जाता है, प्लेटलेट्स को जो है अलहदा किया जाता है। तो प्लेटलेट्स जो है एक्चुअली उनमें कोई 12 से 13 तरह के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो फिर इंजेक्ट किए जाते हैं हेयर फॉलिकल की बेस में, जहाँ पे स्टेम सेल्स होते हैं। तो वो स्टेम सेल्स जो होते हैं उनको वो 12 तरह के जो या बाज बुक्स लिखती हैं कि 9 तरह के उसमें ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वो उनको स्टिमुलेट करते हैं। वहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स नहीं बनती हैं, खून की नालियाँ नहीं बनती हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल को खून ज़्यादा मिलता है और वो ग्रोथ। तो सबसे पहले और सबसे अच्छा जो ट्रीटमेंट है दैट इज PRP। इसके फायदे ये हैं कि एक तो ये बहुत सस्ता है, दूसरी बात ये कि ये आपके अपने ब्लड से बनाया जाता है, इसका कोई नुकसान नहीं होता, इसके इन्फेक्शन के चांसेस नहीं है। और इसमें एहतियातें क्या करनी है? एहतियातें सिर्फ ये हैं कि आप कोशिश करें किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं, क्योंकि हम लोग जो है वो मुख्तलिफ इंस्टा के रील देख के या जो है फेसबुक के रील देख के हम लोग मुख्तलिफ क्लिनिक्स पे चले जाते हैं। तो आगे हमें क्या होता है कि आगे 5 बड़ी लड़की जो होती है वो हमारा ये PRP का प्रोसीजर कर देती है, जिससे ना जो है वो सैनिटाइजेशन का पता है कि कैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह, एक बंदे का दूसरे बंदे का इन्फेक्शन कैसे ट्रांसफर हो जाता है। तो ये हमें चीज़ें कुछ देखनी है। और दूसरा ये हमें कोई अंडरलाइन बीमारी ना हो। अगर हमें कोई अंडरलाइन बीमारी है जैसे शुगर है या हमें PCOS है या उसके अलावा कोई हार्मोनल इशू है, हाइपोथायराइडिज्म है, तो जब तक उसका ट्रीटमेंट नहीं होगा तो PRP भी आपके लिए कितना कारगर साबित नहीं होगा। तो उसके लिए पहले जो है वो आपका डिटेल्ड एग्जामिनेशन होना चाहिए, लैब होने चाहिए, उसके बाद ये ट्रीटमेंट मोडेलिटी की तरफ आना चाहिए। PRP को हम लोग डिफरेंट तरह से बूस्ट कर सकते हैं इसके रिजल्ट्स को। उसमें डिफरेंट किट्स आती हैं, वो फिर उनके चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो एक किट जो है वो 7-8 हज़ार से शुरू होकर 30-35 हज़ार तक जाती है। तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उसको उसमें शामिल करवाना चाह रहे हैं कि नहीं कर चाह रहे हैं। लेकिन बेहतर यही होता है कि जो नेचुरल PRP है उसी को इंजेक्ट किया जाए, क्योंकि जितनी स्टडीज हुई हैं उनके इक्विवेलेंट रिजल्ट्स ही हैं। तो इसकी जो प्राइस है वो 5-6 हज़ार से लेकर कोई 10-15 हज़ार पर सेशन तक जा सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं और कैसा सेटअप। आजकल बहुत ज़्यादा हाइप है टॉपिक, वो है एक्सोसोम। एक्सोसोम्स एक्चुअली एक पार्टिकल है सेल से जो कि डिराइव होता है, उसके अंदर हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो तो उसको प्रिपेयर किया जाता है हमारे फैट सेल से। तो जो एक्सोसोम्स हैं ये आजकल हर क्लिनिक ऑफर कर रहे हैं और आजकल इनकी भरमार मची है एक्सोसोम्स करवा। तो हो सकता है कि अभी इनके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हों, लेकिन कुछ एक दो अलार्मिंग चीजें हैं जो कि एक्सोसोम्स के बारे में बड़ी हमें सोच समझ के करवानी चाहिए। कि एक्सोसोम्स एक्चुअली करता क्या है कि एक्सोसोम जो है वो स्टेम सेल को जाके इसमें उसकी मल्टीप्लिकेशन को बढ़ाना है, उसका नंबर को डिवाइड होने को इसने बढ़ाना है। तो उससे क्या होगा कि जब वो डिवाइड करेगा सेल तो वो जो है उसकी लाइफ भी बढ़ेगी। अगर वो पतला भी हो गया तब भी वो मोटा हो जाएगा और बाल जो है वो उससे मोटे निकलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो US FDA है उसने कुछ इसके बारे में कुछ अपने खदशात के ढाती है, इस वजह से मैंने अभी तक इसको प्रॉपर अप्रूवल नहीं दिया उसका। और UK में भी अभी तक ये अप्रूव नहीं है। तो उसका जो है सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट वो कर रहे हैं कि ये हो सकता है कि ये स्किन कैंसर कॉज करने की वजह बने, क्योंकि ये जो भी सेल को एक्टिवेट करेगा उस सेल को मल्टीप्लिकेशन से बाद में रोकना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से जब वो सेल मल्टीप्लाई करता जाएगा तो अल्टीमेटली वो कैंसर कॉजिंग एक वजह बनेगा। इस वजह से अभी
एक्चुअली अगर आप मेरा मशवरा लेंगे तो आई वुड नॉट गो फॉर एक्सोसोम, क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई ऐसी सच स्टडीज अवेलेबल नहीं है, कोई हमारे पास कंफर्म डाटा नहीं है जिसकी बेसिस पे हम आपको ये ऑफर कर सकते हैं कि आपको ये लगवाना चाहिए या नहीं। लेकिन आप जब किसी के पास जाएंगे, जब उसके पास एक्सोसोम है तो डेफिनेटली वो आपको लगाएगा तो वो बेचने के लिए। इसके बारे में स्टडी कीजिएगा, फिर इसके बारे में आप सोचिएगा कि आपने एक्सोसोम की तरफ जाना है कि नहीं। तीसरा ट्रीटमेंट मोडेलिटी है जो कि नॉन सर्जिकल है, उसमें आता है स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल थेरेपी बाद क्लिनिक्स ने बहुत ज्यादा प्रमोट किया आज से 3-4 साल पहले। एक बहुत लेस यूज्ड डिवाइस थी जिसका नाम था रिजुवा एक्टिवा, तो वो उन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया पाकिस्तान में। तो आज से तो तकरीबन 4-5 साल पहले जो वो इंट्रोड्यूस हुआ उसकी प्राइस थी तकरीबन अराउंड 1 लाख। तो उसकी जो किट आती थी दैट वाज वेरी मच कॉस्टली, अराउंड कॉस्टिंग अराउंड 70,000 और 60,000। तो डॉक्टर उसका चार्ज करते थे तकरीबन 1 लाख की, जो कि आजकल जो है वो 1.5 से 2 के करीब उसका चार्ज कर रहे हैं। रिजुवा एक्टिवा के पहले बहुत ज्यादा हाइप रहा, तो ये जर्मन एक साइंटिस्ट था, उसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसमें स्कैल्प के पिछले हिस्से से 3 या 4 पंच लेते थे। पंच का मतलब है जैसे प्लांट्स के आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पनीरी लगाते हैं ना, इसी तरह पंच लेते हैं, बालों को निकाल लेते हैं 3-4, क्योंकि उनकी जड़ों में स्टेम सेल्स होते हैं। फिर उनको मैश करते हैं, मैश करके उनका छोटा छोटा सा बिल्कुल नैनो पार्टिकल्स बनाते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स बनाते हैं। फिर उनको पीआरपी के साथ मिक्स करते हैं, उनको इंजेक्ट करते हैं। उसका ये था कि उसके अंदर चूंकि वो जो स्टेम सेल्स हमने निकाले थे वो जहाँ जहाँ पे इंजेक्ट करेंगे तो वो आपके जो सामने वाले पार्ट है इस पे जाके वो उन स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करेंगे और वो हेयर्स की लाइफ बढ़ाएंगे। लेकिन ये इतना ज्यादा इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं आए। हमारे इधर बहुत सारे लोगों ने शुरू किया और अल्टीमेटली फ्लॉप हुआ। लेकिन आजकल भी कुछ जो है वो इंस्टाग्रामर्स भी हैं वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपकी पॉकेट पे डिपेंड करता है कि अगर आप लोग तजुर्बा करना चाह रहे हैं यू कैन गो फॉर इट। बट अगर कोई नॉन सर्जिकल इफेक्टिव ट्रीटमेंट है जिसका जो है वो रिजल्ट्स हैं तो वो पीआरपी है। अनटिल अनलेस हमारे जो अंडरलाइंग बॉडी में कोई और कंडीशन नहीं है, कोई और मसला नहीं है, यानी कि जैसे मैंने बताया कोई हार्मोनल इशू नहीं है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो है स्कैल्प का कोई बीमारी नहीं है, जैसे कोई स्किन का मसला नहीं है, उनमें हमेशा के लिए हमारे बाल में डैमेज हो जाते हैं, उनको आप इन चीजों से ट्रीट नहीं कर सकते, उनकी लॉन्ग टर्म जो है वो मेडिकेशन करते हैं। अभी आते हैं हम लोग एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ कि अभी हमारे सर पे गंजापन आ गया, अभी बाल ग्रो नहीं कर रहे इन सारी ट्रीटमेंट्स के बावजूद, तो अभी जो लास्ट हमारे पास रिजॉर्ट बच जाता है जो कि सर्जिकल ट्रीटमेंट है। नॉन सर्जिकल हम लोगों ने पहले डिस्कस कर ली, अभी सर्जिकल की तरफ आ जाए। सर्जिकल जो है जी उसका नाम है हेयर ट्रांसप्लांट। जो हेयर ट्रांसप्लांट है ये हर कोई किए जा रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट जो है नो डाउट्स एक डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट से पहले आप लोग घर में ही ये असेस कर सकते हैं कि आप कैंडिडेट हैं हेयर ट्रांसप्लांट के नहीं। उस पर 3-4 चीजें आप लोगों ने नोट करनी है। एक तो ये कि आपकी फैमिली में अगर जेनेटिक हिस्ट्री है गंजेपन की, उसका एक टिपिकल पैटर्न है कि या तो आपकी हेयर लाइन रिसीड करी या दरमियान में से गंजापन शुरू हो गया और बाल आपके भी वहाँ पे दोबारा नहीं आ रहे, बहुत पतले हो गए या बिल्कुल ही फ्लैट हो गया वो, तो दैट मीन्स यू आर अ कैंडिडेट फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। उसके बाद आपने देखना है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो भी सकता है कि नहीं। तो उसके लिए एक तो आपकी स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ये आप लोगों ने देखना है। अगर तो स्कैल्प पे कोई इन्फेक्शन है तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट आपको कोई फायदा। दूसरा, अगर आप डायबिटिक हैं या जो है स्मोकर हैं या आप कोई खून पतला करने वाली मेडिसिन ले रहे हैं या जो है कोई हार्मोनल इशू है या कोई आपको परमानेंट हेयर लॉस हो गया है या बर्न है, तो अल्टीमेटली इसका ये होगा कि आपने ट्रांसप्लांट आपको फायदा नहीं देगा। जो सबसे जरूरी चीज है वो आप लोगों ने देखना है कि डोनर एरिया आपका कैसा है। जो बैक वाला एरिया है इसको हम कहते हैं डोनर एरिया, और जहाँ पे हेयर्स लगाने हैं रेसिपिएंट। अगर आपका डोनर एरिया वीक है, वहाँ पे बाल पतले हैं, तो एटलीस्ट आप 6 मंथ से 1 साल तक मेडिकेशन करें, पीआरपी करवाएं। जब वो स्ट्रॉन्ग होंगे फिर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, जो कि लॉन्ग टर्म फिर 10 साल 15 साल 20 ईयर भी वो स्टे कर सकता है। अगर आपका डोनर एरिया जो है वो वीक है और आप जाके लेट गए हैं एक टेक्नीशियन के पास, उसने तो आपके ऊपर अपना स्कैल्पल यूज करने वो तो उधर बैठा है कि वो बाल निकाले और लगा दे। अल्टीमेटली इसने आपको फेस नहीं करना, फेस बाद में आपने खुद ही खुद को करना है। तो वो ये होगा कि 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद या तो आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे और वो कोई उसका रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरा ये होगा कि यहाँ वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाएगा। करवाने आप गए थे अपना हेयर का इलाज, फिर पीछे से भी कमजोर हो जाएंगे और कोई इसके साथ साथ इन्फेक्शन भी लेते आ जाएंगे। जैसे रिपोर्टेड है कि हेपेटाइटिस बी, सी और HIV भी इवन के वो क्लिनिक्स से ट्रांसफर हुआ, खास
खास तौर पे आजकल टर्की की बड़ी कॉमन जो है वो एक डिस्कशन चल रही है कि ट्रांसप्लांट पाकिस्तान से करवाना चाहिए, टर्की से करवाना चाहिए, कहीं से भी करवा लें, लेकिन सबसे पहले आप ये चीज़ कंफर्म करें कि करने वाला जो है वो डॉक्टर होना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब आपको जो है वो सिर्फ कंसल्टेशन दे रहे हैं और आप चाहे ट्रांसप्लांट नहीं कर रहे, तो दैट मीन्स कि वो सारी की सारी जो है टीम उनकी वो कर रही है ट्रांसप्लांट। और अगर वो टीम आपका है ट्रांसप्लांट कर रही है तो उसमें भी वेरिएशन है कि वो क्वालिफाइड ओपी टेक्नीशियन है कि नहीं है। वो सिंपल जो है, जैसे मैंने कहा 5 मिनट पढ़े 6 पढ़े जो है, बच्चे तो नहीं है, बच्चियां तो नहीं है जिनको मैंने सिखाया और वो आगे करने लगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जो है अगर माइंड में रखेंगे तो ये ट्रांसप्लांट प्रोग्रेस बहुत अच्छा होंगे इंशाल्लाह। और अगर जो है हम इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं देंगे तो अल्टीमेटली हम लोगों को अपना पैसा लगाया फंसते के चक्करों में हम लोग उसको ज़ाया करेंगे और हमारा जो डोनर एरिया है वो भी ज़ाया करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको इन हेयर के प्रॉब्लम्स के लिए या स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप उसको व्हाट्सएप करके कंसल्टेशन ले सकते हैं, जो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप फिजिकल कंसल्टेशन लेना चाहें तो आप अमीर लतीफ़ हॉस्पिटल विजिट करके और मेरी वहाँ पे फिजिकल कंसल्टेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।